नमस्कार दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज जनता ने कमाल कर दिया। शाम 6 बजे तक ही 74% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि जिस सिस्टम पर चुनाव आयोग को नाज था वो फेल होना शुरू हुआ तो सांस रुक गई। 2000 से ज्यादा वीवीपैट मशीनों ने बीच में ही धोखा दे दिया, लिहाजा उन केंद्रों पर मतदान का समय बढ़ाना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय लोकतंत्र के त्योहार पर राजा बने बग्घी पर बैठे थे। शिवराज सिंह चौहान बाल बच्चों के साथ नर्मदा का पानी पूज रहे थे। उधर छिंदवाड़ा में हनुमान जी की पूजा चल रही थी और इधर कांग्रेस वाले सड़कों पर उतरे हुए थे। दुहाई हो सरकार, आपका कंप्यूटर बेकार है, बटन तो दब रहा है, वोट नहीं जा रहे, ये तो धांधली है। हमने कांताराव जी से डायरेक्ट से शिकायत की है और भी एसडीएम से शिकायत की, वो कहना चालू है, इसलिए हमको धरने में बैठना पड़ा। और हमारा कहना है कि जो टाइम लैप्स हो रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए वोटरों को। 2, 4, 10 होता तो चुनाव आयोग वाले कह भी देते कि हंगामा ज्यादा है। हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन और कहीं का क्या कहें। समूचे मध्य प्रदेश के चुनाव के मालिक, सारी ईवीएम मशीनों के सबसे बड़े कोतवाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव खुद अपने इंतजाम के मारे निकले। भोपाल के 4 इमली बूथ पर वोट डालने पहुंचे थे तो पता चला ईवीएम ही खराब है। बेचारे 20 मिनट तक लाइन में खड़े रहे, मशीन बदली गई, तब जाकर वोट डाल पाए। पोलिंग के दौरान 211 बीयू और 214 कंट्रोल यूनिट और 812 वीवीपैट मशीन बदले गए हैं मतदान के दौरान। मतदान के दौरान जब मशीन बदलते हैं तो ये हमारी कोशिश रही है कि हम आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर उसको बदलने का हम प्रक्रिया पूरी करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर वोटिंग के लिए लगभग 65,000 बूथ बनाए गए। भिंड में गोलीबारी के बावजूद हिफाजत के इंतजाम भी ठीक ही थे, लेकिन मशीनें बेमुरव्वत निकली। सुबह से ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब होने लगी। 18 जिलों के 200 से ज्यादा बूथ पर सैकड़ों मशीनें खराब। भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, अलीराजपुर, हजारों ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब। चुनाव आयोग एक जगह मशीन बदलता तब तक 4 जगह से खबर आ जाती। दोपहर होते होते आयोग के इंतजाम पर सवाल उठने लगे। शाम होते होते 1764 ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ा। ईवीएम के अलावा 2126 वीवीपैट मशीनें भी बदलनी पड़ी। कुल वीवीपैट मशीनों की 3.25% खराब निकली। सबसे ज्यादा मशीनें खराब होने की खबर सतना से आई। दिग्विजय सिंह ने आरोप मढ़ दिया कि ये एक साजिश है और जहां कांग्रेस के ज्यादा वोट हैं, वहीं मशीनें खराब हो रही हैं। अब मशीन है तो मशीन तो गड़बड़ होती भी है, और आज के युग में तो कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसको हैक ना किया जा सके। जब देखते लंबी लाइन है या मशीन खराब है, वो वापस नहीं जाते। तो कल के दिन जहां जहां अधिक मशीन खराब निकली है वहां रिपोल कराया जाए, ये हमारी मांग है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख डाली कि जहां जहां मशीनें खराब हुई हैं, वहां वहां मतदान का समय बढ़ाया जाए। जो समय निकल चुका है मतदान का, क्योंकि ये मशीन नहीं चल रही थी, उतना समय मतदान को एक्सटेंड किया जाना चाहिए शाम को। ये तो हार की बहाने की पहले से तैयारी कांग्रेस कर लेती है और कुछ नहीं मिलता तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। वो पहले से ही बहाने बना रहे हैं। ईवीएम मशीन खराब होने की बीमारी कोई नई नहीं है। याद कीजिए, छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में भी बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की खबर आई थी। अफवाह उड़ गई थी कि फर्जीवाड़े के लिए ऐसा किया जा रहा है। आखिर में चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है और उन्हें पूरी तरह जांच परख के बाद ही बूथ पर रखा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक भी चुनाव ऐसा नहीं जिसमें ईवीएम खराब नहीं निकलते।
मई के उपचुनाव में ईवीएम ने खराबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कैराना में 73 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान कराने पड़े थे। इसी तरह भंडारा गोंदिया में भी 49 बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई थी। 10 राज्यों में हुए उपचुनाव में 10,300 में से लगभग 10% वीवीपैट मशीनें बदलनी पड़ी थी। चुनाव आयोग को इस पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और तब उसने ये कहकर अपनी जेब पिटाई थी कि गर्मी की वजह से मशीनें बैठ गई। इंजीनियर साहब ने बताया कि धूप से इसे बचाना है, इस पे प्रकाश नहीं डालना। तो अब क्या हुआ? अब तो गुलाबी सर्दी पड़ रही है, स्वेटर चादर ओढ़ रहा है मतदाता। हालांकि पहले बताया गया था कि ईवीएम की सेहत मौसम से नहीं बिगड़ती, क्योंकि चुनाव तो सर्दियों में लद्दाख में भी होंगे और गर्मियों में बीकानेर में भी। ईवीएम कभी भी सवालों से परे नहीं रहे। ये पराजय के कारण बनाने के लिए, ईवीएम को दोष देने के लिए अभी से योजना बना रहे हैं। हर चुनाव के बाद ये सवाल उठते हैं और अगले चुनाव से पहले शांत हो जाते हैं, लेकिन ये छूट केवल विपक्ष को होती है, सत्ता को नहीं। यही सियासत का सिस्टम है। आज तक ब्यूरो। सिस्टम केवल चुनाव आयोग का खराब नहीं होता, दो मुल्कों के विश्वास का भी होता है, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शांति का दमदार भाषण दिया, लेकिन उनकी महफिल में एक खालिस्तानी आतंकवादी की मौजूदगी ने विदेश मंत्री के सच को साबित कर दिया है कि कॉरिडोर को कुछ और न समझा जाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। इमरान चले तो सही, लेकिन चलकर पहुंचे कहां, किसके साथ, किस इरादे से? करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर बातें तो बहुत लच्छेदार की, लेकिन क्या वाकई इमरान ईमान भी वही रखते हैं जैसी जुबान रखते हैं? न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। 2 मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? ये एक मुबारक बात थी। भारत से पहुंचे अपने 3 मेहमानों का उन्होंने दिल जीत लिया था। खान साहब, जब भी इस करतारपुर के लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। तो क्या करतारपुर कॉरिडोर 2 मुल्कों के बीच शांति की सोच की सड़क साबित होने वाली है? नफरत और हिकारत को एक किनारे रखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को असंभव की हट छोड़कर बातचीत की शुरुआत करनी होगी। इमरान खान इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान भारत को ललकार कर 2.5 जंग पूरी तरह हारा है। पहली 65 की, दूसरी 71 की और आधी 99 के करगिल की। जनरल नियाजी का आत्मसमर्पण उसके इतिहास का नासूर है। भारत के हाथ पाकिस्तान ने हथियार, जवान और जमीन तीनों गंवाई है। इसलिए पाकिस्तान के नवनिर्माण के लिए चंदा मांग रहे इमरान खान ने बार बार अमन का जिक्र किया। आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस भाषा पर एतबार नहीं है। See, bilateral dialogue and Kartarpur corridor are 2 different things. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. क्या सुषमा स्वराज सच कहती हैं और इमरान जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें विश्वास का अभाव है? ये सवाल इसलिए उठा है कि जिस समारोह में वो अमन की ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, वहीं एक ऐसा आदमी मौजूद था जिसने हिंदुस्तान की संप्रभुता को तबाह कर देने की चुनौती दी है। इमरान के साथ पीली पगड़ी वाले इस शख्स को देखिए। इस आतंकवादी का नाम है गोपाल चावला और ये हाफिज सईद का करीबी है। भारत के बारे में जो इरादा हाफिज रखता है वही गोपाल चावला रखता है। अगर तुमने हमारा बम चेक करना है तो जहां पे तुम्हें मर्जी अपना शौक पूरा करवा लो, हमें अपना शौक भी पूरा तुम्हारा हो जाएगा। सवाल है कि गुरदासपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान गोपाल चावलाओं के आतंकी इरादों की सड़क बनाने के मंसूबे तो नहीं पाल रहा।
गोपाल चावला पहले तो इमरान खान के साथ चलता रहा और इसके बाद वह पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ मुड़ गया। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और यहीं ये सवाल उठ गया कि आखिर एक आतंकी और एक लोकतांत्रिक देश के सैन्य प्रमुख के हाथ मिलाने का मतलब क्या है। मैंने सबसे बात की, सब आज खुश हैं, तो एक छोटी सी खुशी से, शायद इस छोटे से पल से, पहल से कहीं ना कहीं बड़े जो मसले हैं वो भी सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन आज का दिन सिखों के लिए बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं दोनों पंजाब जो बढ़ गए 1947 में, उनके लिए बड़ा दिन है। सवाल एक सड़क का नहीं है, सवाल उस सड़क के हासिल का है। गुरु नानक का घर दो मुल्कों की बेहतरी का बहाना बन जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन खालिस्तान के नाम पर अगर चावला 75 करोड़ का इनामी वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद का मोहरा बन गया है, तो सड़क की सियासत इतनी सीधी भी नहीं रह जाती। इसको सिर्फ आप अलग नजरिए देख रही है, ये एक तरफा फैसला है, इसका और किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। विश्व नेता वही होते हैं जो समय के सिद्ध संदेहों को झूठा साबित करके इतिहास की धाराएं मोड़ने की कुव्वत रखते हैं। भारत और पाकिस्तान में फिर से जंग तो केवल एक खबर होगी, लेकिन उस जंग को हमेशा के लिए अमन की तरफ मोड़ देने की सियासत ही अमर होगी। राजदीप सरदेसाई, करतारपुर साहिब, आज तक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि बिहार में इंसाफ का सिस्टम फेल है। अदालत ने सुशासन के नारे वाली नीतीश कुमार की सरकार को जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया कि सरकार राज्य के 17 बालिका गृहों में बच्चियों पर हुए जुल्म की जांच को कि न तो लायक रही है और अब सारी तफ्तीश सीबीआई करेगी। ये नारा झूठ था, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार तो है, लेकिन बिहार में बहार नहीं है। बिहार में अत्याचार है, और वो भी छोटी छोटी बच्चियों पर। और हम लोग काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई। काम किया होता तो आज ऐसी फजीहत का सामना न करना पड़ता। मुख्यमंत्री जी, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने ऊंची आवाज में कहा है कि बिहार की हुकूमत बेटियों को लेकर बेशर्म हो जाने की हद तक निकम्मी है। सुशासन का नारा एक ऐसे शर्म में बदल चुका है जिस पर शर्म को भी लाज आती। कोर्ट ने साफ किया कि वहां बच्चों के साथ जिस तरह से ज्यादतियां हुई हैं, उस पर बिहार सरकार ने सही से एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज भी की तो वह आधी अधूरी है, जांच अभी तक अधूरी पड़ी है। सरकार ने कुछ नहीं किया। महीनों सरकार के मंत्री गायब रहे, सरकार पता नहीं लगा पाई आखिर उनके मंत्री कहां हैं। याद होंगी आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह की ये तस्वीरें, याद होगी उस दरिंदे की ये मुस्कान, याद होगी मंजू वर्मा नाम की उसकी ये सरपरस्त, जिसके मंत्रालय की सरपरस्ती में ब्रजेश ठाकुर ने बिहार की छोटी छोटी बच्चियों के जिस्म से लेकर रूह तक पर हमला बोल दिया था। देखिए, कोई घचपच और गड़बड़ करने वाला बचने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सरासर झूठ बोल रहे थे उस दिन नीतीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से पूछा था कि क्या आप यौन उत्पीड़न के सभी मामलों की जांच की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस सवाल पर नीतीश कुमार के वकील को काट मार गया। महिला सुरक्षा का दम भरने वाली जेडीयू बीजेपी की सरकार की जुबान लड़खड़ा गई। ये तक नहीं कह सकी कि हाँ, हम जांच की जिम्मेदारी लेते हैं। नीतीश सरकार के वकील ने कहा कि इसके लिए समय चाहिए, वो भी 1 हफ्ते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज तमतमा उठे। नीतीश सरकार के निकम्मेपन की हालत देखिए। नीतीश कुमार की निगरानी वाली पुलिस ने पूरी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। 17 शेल्टर होम में हुए बेटियों पर जुल्म में से केवल 10 में अभी एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार पुलिस ने जांच को मजाक बना दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और यह भी कि सरकार की कोई भी दलील सुनने के लायक नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे 17 मामले सीबीआई को सौंप दिए। कार जो उनको लग रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो अंतरात्मा की आवाज पर जागते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।